इस सिस्टम में बैठा कोई भी आदमी, मास्टर जी, स्कूल का मालिक, टीचर, वकील, किसी को आज से कोई मतलब नहीं है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। और अब सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन की पोजीशन पे है। यूनिवर्सिटी इस हाल में है कि ये कभी भी अडानी को सौंपी जा सकती है। एफसीआई के टेंडर छुटते थे पहले ओपन, पब्लिक से लोग मतलब एफसीआई के गोदाम बनाने का टेंडर लेते थे। इस बार 13-14 कंपनियों को टेंडर मिले हैं, सारे के सारे अडानी के हैं, यानी सारा अनाज उसके पास है। इंडिया में बारिश करवाने के राइट्स बिल गेट्स ने खरीद लिए हैं। आर्टिफिशियल रेन के बारिश करवाने के राइट बिकते हैं। अजय क्या बात करते हो, आर्टिफिशियल रेन। बच्चे पैदा करने की टेक्नोलॉजी के राइट्स ऑलरेडी बिल गेट्स के पास है। बच्चों को लगने वाली सारी वैक्सीन्स के राइट्स ऑलरेडी बिल गेट्स के पास। बड़ों को लगने वाली सारी वैक्सीन्स के राइट्स बिल गेट्स के पास है। रोबोटिक्स, खेत की टेक्नोलॉजी के सारे राइट्स रॉकफेलर फाउंडेशन के पास है। नोट बैंकों के नोट छापने के सारे राइट्स रोथस्चिल्ड फैमिली के पास है। एजुकेशन का सिलेबस तैयार करने के राइट्स रॉकफेलर फैमिली द्वारा चलते हैं इजराइल से, ठीक है ना। इजराइल से जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना ऑनलाइन डेटा पड़ा है, जो आपके कंप्यूटर में है, जो आपके मोबाइल में है, जो आपकी बीमारियां हैं, बीमारियों की टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद दवाई है, फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, डीएपी है, वॉशिंग मशीन है, बिजली की टेक्नोलॉजी है, गाड़ियों की है, पेट्रोल है, डीजल है, सबके राइट्स उनके पास है। यानी आपकी ज़िंदगी जिन चीज़ों के ऊपर निर्भर है, किसी के भी राइट्स ना इंडिया के पास है, ना इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। समझ गए ना आप। यानी कि एक टाइम आएगा, अभी इन्होंने क्या शुरू किया है, नीचे का पानी ख़राब करना चालू किया है। जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को तो क्या होता है, टूटी में पानी मिल जाता है तो उनको कुछ नहीं पता। इन्होंने पंजाब के सारे पानी में जानबूझकर ऐसी ऐसी जगह पर फैक्ट्रियाँ खुलवा के, वो फैक्ट्रियाँ जिनसे बहुत ज़्यादा गंद निकलता है, सारी नदियों का पानी ख़राब कर दिया। अंडरग्राउंड बोर करके नीचे का पानी ख़राब कर दिया। पानी कंट्रोल कर लो, आदमी कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। खाना कंट्रोल कर लो, आदमी को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि एजुकेशन, कपड़े, ये लगते, ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में आते हैं। पहले तो हवा, पानी और खाना आता है। हवा, पानी और खाना तीनों पे ये लोग कंट्रोल कर चुके हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। अभी पानी के लिए नए कानून आने वाले हैं। जो नया ये जनगणना वाला खेल है, इस जनगणना में ये लोग आपसे जानकारी ले रहे हैं कि आपके घर में समर्सिबल है कि नहीं, पानी कहाँ से लेते हो। टोटल 33 क्वेश्चन हैं, 33 क्वेश्चन है, जिसमें ये भी है कि पानी कहाँ से लेते हो, आग कहाँ से जलाते हो, गैस चूल्हा है या लकड़ी जलाते हो, पानी की टूटी है, कनेक्शन है, या फिर अपना समर्सिबल है, पानी का स्रोत क्या है, बिजली का स्रोत क्या है। गाड़ियाँ कितनी हैं, बाइक कितनी है, आमदन खर्चा, घर में जो छत है वो कैसी है। आप सोच के देखो, घर की छत अगर पक्की होती है तो वो आदमी गुलाम होने के लिए तैयार है। समझो वो ऑलरेडी डेड है, क्योंकि एनर्जी फ्लो है ही नहीं है उसके अंदर। जिसकी छत पक्की है, सीमेंट की है, जिसकी छत कच्ची है, अभी भी छत कच्ची का मतलब है या तो मिट्टी पड़ी है, लकड़ी वाली वो अपनी होती नहीं थी, कड़ियाँ होती थी, शतीर और कड़ियाँ, वो मिट्टी, या फिर छत ऐसी है, ऐसी मतलब सीधी शेप ना हो, इस टाइप का शेप हो, जैसे झोपड़ी हो गई या मंदिर हो गया, या कोई भी ऐसी शेप, मतलब टेढ़ी होनी चाहिए, सीधी फ्लैट ना हो। सीधी फ्लैट का मतलब क्यूबिकल है, क्यूबिकल में मतलब एनर्जी वहीं स्टोर है। वैसा लोहे के गार्डर उसके ऊपर ईंटें हो, जैसे लोहे के गार्डर। हाँ हाँ वो चलेगा। तो मेन पॉइंट है कि वो लोग ये देख रहे हैं कि इस धरती की, यानी भारत की कितनी पॉपुलेशन को हम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमने एक आदेश पारित किया, इतनी पॉपुलेशन तो चुपचाप मान लेगी। पानी जो टूटी से पी रहे हैं,
जो बिजली के इतने कनेक्शन जिनके पास है वो देख लेंगे कि इतने एसी जिसके पास है समझो वो डेड है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी है वो जिस मौसम में पैदा हुई है, जैसे हमारा जो भारत का हम उत्तरी भारत में पैदा हुए हैं। उत्तरी भारत में 2 महीने सर्दी पड़ती है, 12 महीने, बाकी 12 में से 10 महीने गर्मी पड़ती है, थोड़ी या ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी सिर्फ 2 महीने होती है। यानी हमारी बॉडी गर्मी के लिए डिज़ाइंड है उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत का आदमी जब एसी में रहना चालू हो जाएगा तो बीमार होगा, कन्फर्म, डेड है। मतलब वो मजबूत होगा गर्मी से, वो फिज़िकल वर्क से। और हमारे बच्चे सब कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, बिजली का बिल भी वहाँ जाकर जमा नहीं कराना चाहते, बैंक में भी नहीं जाना चाहते, पढ़ाई भी चाहते हैं ऑनलाइन ही हो जाए, खेल भी ऑनलाइन ही हो जाए, हमारे बच्चे ही चाहते हैं। तो सिस्टम तो हमारे लिए करेगा नहीं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम अपना सिस्टम बना लें, या फिर सिस्टम बनाने की कैपेसिटी हमारे में नहीं है। तो इस समाज में जितने लोग जागे हुए हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो मिलके कम से कम अपनी एक कम्युनिटी बना लें कि कम से कम ये लोग तो एक दूसरे को सपोर्ट कर दो। भाई अभी मेरे को अगर जेल ले जाएं, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जेल में डाल दें, तो घर पे रोटी पहुंचा दो, राशन पहुंचा दो, बस इतना ही करना है। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा कि पूरे भारत से पहला 1 लाख लोगों का एक चंक तैयार करना है। तो इसलिए 1 लाख लोग हो जाएंगे अगर हमारे पास, जो कि जिसमें से मतलब हम लोग इस साल के एंड तक 1 लाख लोगों की लिस्ट हमको तैयार करनी है बेसिकली, कि ये 1 लाख लोग हमारे सिस्टम में आना चाहते हैं। इसमें 59 ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, 60वीं ट्रेनिंग अपनी हो रही है अभी जुलाना में, जींद में, 14, 15, 16 जून को, 14, 15, 16 को जींद में हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से 1000 लोग, जो पहली लेयर है वो 1000 लोगों की निकलनी है, कि ये 1000 लोग 1 लाख लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे। हर गांव में जाएंगे हम। जैसे हमने आवाज़ लगाई कि आज हम यहाँ आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ आ गए। अब आप बहुत से लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ, पहले कभी नहीं मिले। तो इससे पहले एक मीटिंग करी थी, लगभग 50 लोग तब आए थे। तो हम यहाँ ट्राई सिटी में करीब 150 के करीब लोग हैं, जो हम इसी विचार पे या तो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या इससे जुड़ना चाहते हैं, या वैसे काम करना चाहते हैं, एनीथिंग, स्टेज जो भी है। तो जो लोग फ्रंट में आकर काम कर सकते हैं वो फ्रंट में करेंगे, जो लोग बैक एंड पे सपोर्ट कर सकते हैं वो बैक एंड पे करेंगे। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है किसी के लिए। कोई कहता है भी मैं घर पे बैठ के 2 घंटे दे सकता हूँ, मान लीजिए जैसे आप कंटेंट राइटिंग पे दे सकते हैं, तो आपका काम कंटेंट राइटिंग, फालतू आपको जाना ही नहीं, सीधा घर पे आ गया। आप बोलोगे भैया मैं तो तुमको 2000 रुपये महीना दे सकता हूँ, छुट्टी बात खत्म, अपना घर पे रहो, 2000 रुपये महीना आ जाओ हमारे पास। आप कहते हो भाई मैं तो जी यहाँ बैठ सकता हूँ तुम्हारे साथ एक बड़ा सा लठ ले करके, तो आप आ जाओ बाबा जी, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, अपने काम हम कर लेंगे अपने आप। मतलब जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जो जिस पोजीशन में आप वैसे आ जाओ। पर पहली लेयर जो 1000 लोगों की होगी, उसके बाद जो हम 1 लाख लोग होंगे, ये हमारा पहला 1 लाख लोग कंप्लीट होते ही हम पहला एक अनाउंसमेंट करेंगे अपना सिस्टम बताने के लिए कि हम क्या चाहते हैं। उससे पहले हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करने वाले। जब कोई भी बात 1 लाख लोग बोलेंगे, इट मैटर्स, और भारत के हर कोने से बोलेंगे तो अपनी वैल्यू है। ये नहीं है कि खाली एक जगह से बोल रहे हैं। आओ ठाकुर आओ, नमस्ते नमस्ते, आ जा, और ठीक है बस। तो अब मान लीजिए हमारे में से किसी एक आदमी ने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और सिस्टम ने उसे NSA लगाकर, जैसे सोनम वांगचुक को लगा के अंदर कर दिया, 5 महीने अंदर रहे। 1 लाख लोगों के लिए अगर व्यक्ति सोसाइटी के काम के लिए
किसी और को मजबूत करने के लिए, किसी और की लड़ाई लड़ने के लिए, सिस्टम में मौजूद करप्शन को उजागर करने के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ करता है हमारे लोगों में से, और उसको सिस्टम उठा के अंदर कर देता है, तो सबसे पहले हम एज अ सपोर्ट 1 रुपया इकट्ठा करेंगे सारे 1 लाख लोग। कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपया महीना उसके घर। तो समाज को पता लगा 1 लाख तो वैसे कोई बड़ा मतलब दानी सज्जन अकेला भी दे सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ हम 1 लाख रुपया सिम्बॉलिकली ये बता रहे हैं कि हम 1 लाख लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको परमानेंट डैमेज हो गया, गोली चला दी, पुलिस वालों ने मार दिया, कुछ हो गया, तो जब तक हमारा बच्चा कमाने लायक नहीं हो जाए, परिवार को संभालने लायक नहीं हो जाए, जब तक परिवार खुद ना कह दे कि अब तुम्हारे 1 लाख की ज़रूरत नहीं है, तब तक 1 रुपया महीना हम देंगे। मुश्किल है क्या ये? नमस्ते जी, बताओ मुश्किल है? मतलब 1 रुपया महीना में हम अपने परिवार की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं यदि हमारा नंबर है तो, और हम जो बोलेंगे वो मैटर करेगा। अभी आप सब लोगों को ये लग रहा है हम अकेले हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पंजाब गया, 23 के 23 ज़िले पूरे किए, 500 प्लस लोगों ने ये कहा है कि हम मतलब 24 घंटे के लिए तैयार हैं। 500 प्लस, यानी आए तो ज़्यादा लोग थे, पर 500 प्लस लोगों ने अपनी कंसेंट दी कि भाई आप हमें बुलाइए। मैंने कहा क्योंकि हमने खबर ही 1 दिन पहले करी है। 1 दिन पहले ही खबर करी है, तो खबर ही नहीं पहुंची है पंजाब में। लेकिन फिर भी तो अब जब वहाँ से लोग जींद पहुँचेंगे तो देखेंगे पूरे हरियाणा के 23 ज़िलों से लोग आए हुए हैं। हरियाणा के वाले देखेंगे पंजाब से आए हुए हैं, पंजाब वाले देखेंगे उत्तराखंड से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए। तुम्हारे वाले बिहार से आ रहे हैं? कितने? 100 बंदे तो बिहार से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2000 प्लस की स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग हो रहा है। तो 2000 लोग 3 दिन के लिए बैठकर अगर आपस में एक सिस्टम से रहते हैं, ये 60वीं ट्रेनिंग है हमारी। ऐसी हमने 59 ट्रेनिंग करी है लेवल 1 की, 3 दिन की। तो फिर हम उतरने वाले हैं हरियाणा के 7000 गाँवों में, और हर गांव से 10 से 20 लोगों की टीम तैयार करनी है, और फिर तैयार करनी है। फिर हमको वहाँ से जब हम लोग टीम तैयार करके निकलेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे पूरे 13,000 गांव पंजाब के। इस साल में पंजाब को कवर कर लेना है हमने, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं, और अगले साल के चुनाव से पहले पहले इस साल के दिसंबर या नवंबर जनवरी के आसपास पंजाब में 84 को दोहराया जाना है। अब की बार यहाँ हो सकता है हिंदू सिख ना हो, अब की बार हो सकता है हिंदू सिख ही हो, नहीं तो ज़्यादा चांस है प्रवासी और सरदार स्थानीय लोगों के बीच लड़ाई हो। क्योंकि यहाँ जो एमसी है लुधियाना के, जलंधर के, हम जब गए थे तो हमने इससे पहले भी देखा था, इसीलिए हमने पंजाब किया था कि हरियाणा को अगर बचाना है तो पंजाब को पहले खबर कर दो कि चोर आ रहे हैं, ये करने वाले हैं, तुमने इनके जाल में नहीं फंसना, बस नैरेटिव में नहीं सेट होना, सोशल मीडिया पे तैयार रहना है इनके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये सारा नैरेटिव मीडिया और सोशल मीडिया से बनाते हैं। और हमको पहले से अपनी एक आर्मी ऐसी तैयार करनी है जो इनके सोशल मीडिया के समाज को तोड़ने वाले नैरेटिव को काउंटर कर सके। कि ऐसा नहीं हुआ है, दिल्ली में जब मंगोलपुरी में दंगे हुए थे, कोई दंगा नहीं था, 2-4 घरों की लड़ाई थी खाली। उसी गली के परली गली में मैं जब गया, मैं वहाँ गया था, जाके देख के आया था, उससे दूसरी गली में लोग, बच्चे खेल रहे थे, उनको पता भी नहीं है, और टीवी में चल रहा है कि दंगे चल रहे हैं। वो जब शाम को टीवी में बैठे तो बोले मंगोलपुरी में कहाँ दंगे हुए हैं? बोले उधर वाली गली में। दंगे कहाँ थे? वो तो वैसे झगड़ा था। वहाँ का लोकल आदमी उसको झगड़ा बोल रहा है, और टीवी उसको दंगा बोल रहा है, अखबार उसको दंगा लिख रहा है। किसान आंदोलन में जो सिखों को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की,
वही काम 2016 में जाटों को बदनाम करने के लिए इन्होंने किया। वही काम राजस्थान में राजपूतों के साथ इन्होंने किया। वही काम इन्होंने यूपी में यादव और मुसलमानों के साथ किया। यानी कि जहाँ जो कौम मजबूत है, जहाँ जिस कौम ने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, मजबूत का मतलब है कि उस वक्त उस कौम ने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, तो वो कौम मजबूत हुई, समाज ने उसको सम्मान दिया। आदमी या कौम मजबूत होता है सम्मान से, डंडे से नहीं होता। ये वर्दी भी पहन के आया है, डंडा भी है, पिस्तौल भी है, मजबूत नहीं है। लेकिन हमारे पास अपना सम्मान है, इनकी हिम्मत नहीं है ये कह दे कि तुम उठ के चलो यहाँ से। मतलब ये यही पूछ रहे हैं बेचारे कि करने क्या वाले हो तुम, बस। ठीक है ना। मतलब आपने ये चीज़ समझनी है, सम्मान का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जब आप किसी और के लिए करते हो तो सम्मान कहीं और से आता है। जिसके लिए आप करते हो वो सम्मान करे या ना करे, लेकिन सम्मान कहीं और से आएगा और उससे आप मजबूत बनोगे। तो जब आप पंजाब को बचाने के लिए लड़ाई लड़ोगे, जब आप पंजाब को बचाने के लिए आवाज़ उठाओगे, तो आपके अंदर का सम्मान जागेगा। बेसिकली ये आपके अपने उत्थान के लिए है। इट इज़ नॉट फॉर पंजाब। मैं कोई पंजाब के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चे को एक बेहतर समाज देने के लिए काम कर रहा हूँ। और जो लोग समझते हैं कि आपको भी उन बच्चों के लिए काम करना है, तो किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी तरीके से इस मुहिम में आपको कनेक्ट होना है। तो आपको अपना रोल स्पेसिफाई करना है कि भाई मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। अभी पंजाब में गया ना, एक बोला जी मैं चाहता तो हूँ बहुत कुछ करना, पर टाइम नहीं है। मेरे को बोला, मगर हाँ मैं ही वेला हूँ, मैं घर से फालतू हूँ। बोला नहीं, हमने बच्चे पालने हैं, मैं सूर पालता हूँ। मैंने क्या डेयरी फार्म खोल रखा है, मैं गधे थोड़ी पालता हूँ। बच्चे पालने हमने भी, बच्चों के लिए ही हो रहा है सारा कुछ। और हम कोई किसी को गोली खाने की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यार आपको खाली समझ लेनी है, समझ। तो समझ के लिए 3 दिन इकट्ठे हो रहे हैं अपन लोग। आपका काम केवल अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है। स्टेटस, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा जैसे भी पहुंचा सकते हो बस। और आना है जो आ सकता है। कंपल्शन किसी के ऊपर नहीं है, थोपा जा रहा है किसी के ऊपर नहीं। जो होगा अंतः प्रेरणा से होगा। हम सब लोग अपने अंदर की प्रेरणा से काम कर रहे हैं, ना आपके कहने से कर रहे, ना आपको हमारे कहने से करना। हम केवल जानकारी देंगे कि भाई ऐसा कर रहे हैं, ये योजना है, ये प्लानिंग है। आप भी ऐसा कुछ सीखना समझना चाहते हो तो आ जाओ। तो क्या षड्यंत्र है? वीडियोस वगैरह सुनते हैं आप लोग, वीडियोस में हमेशा आधी इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि पता नहीं आपके सामने कौन सी वीडियो आ जाए। वहाँ 3 दिन बैठ के पूरा सिरे से, कि सुबह उठने से लेकर रात तक, पैदा होने से लेकर मरने तक, हम सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं। सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जो पेट में जा रहा है वो गंद है, जो दिमाग में जा रहा है वो गंद है, जो घर में आ रहा है वो गंद है, जो सोसाइटी में दे रहे हैं वो सब गंद है, सब कचरा है। आओ जी। तो जब हम आओ जाओ, तो जब हम हमारे पास जब कुछ अपना, हमारे लिए कुछ आ ही नहीं रहा, अपने बच्चों के लिए क्या करें वो हमको पता नहीं, हमारे बच्चों के लिए वो क्या करे टीचर को पता नहीं है। और चले जाओ टीचर के पास, चले जाओगे ना कि हमारे बच्चों के लिए ऐसा कर दो, बोलेगा हम क्या करें, सिस्टम ऐसा। मतलब वो करेंगे भी नहीं। आप जो चाहते हो, आपको अगर पता भी चल जाए कि मेरे बच्चे के लिए ये खराब है और ये सही है, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि बोलेंगे सिस्टम ऐसा है। और कुछ नहीं करेंगे। ये 1 लाख लोग मिलके अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजेस तो खोल सकती है। भाई एक बच्चे की पढ़ाई पे नॉर्मली आपका
नूर की पढ़ाई पे कितना खर्चा होता है? आ जाओ भाई, संभालिए रे, कितना खर्चा होता है महीने का? 12,000 फीस है जी। देखो बच्चे की फीस है 12,000। आ जाओ, ठंड छाँव में आ जाओ, रोक दे आ जाओ अपना कुछ नहीं बिगड़। इस पे 12,000 रुपये महीना लग रहा है। हम लोग यहाँ अगर ज़्यादा नहीं कहता, 100 लोग हों अगर, सिर्फ 100। अच्छा, बच्चा जो पढ़ रहा है वो आपके बस में नहीं है, किस टाइम जा रहा है किस टाइम आ रहा है आपके बस में नहीं है। बच्चा सोना चाहता है लेकिन आपको सुबह 6 बजे भगाना ही पड़ेगा उसे उठा के कि भाग यहाँ से, तू नहीं चाहिए, मैडम संभालेगी तुझे। मैडम ऊपर से चिढ़ के आई है घर पे, वो लड़ाई करके आ रही है अपनी अलग से, वो अलग टेंशन है उसकी। अच्छा, अब मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूँ। जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं ना, हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ 12-12 हज़ार 5-5 हज़ार फीस है, वो टीचर 15-15 हज़ार में मिलती हैं, 10-10 हज़ार में गली में ऐसे खड़ी मिलेंगी। मतलब अगर ऐसे टीचर चाहिए लगा दो ना तो 200-500 कॉल ऐसे आ जाएंगे दिन में, ऐसे खिमड़ी फिरे। अपने हिसाब की तैयार करने में हमारे को 20 दिन लगेंगे या 1 महीना लगेगा, जैसी हमें चाहिए हमारे बच्चे के लिए। मात्र 15,000 रुपये में मैं 20,000 भी मान लेता हूँ। 100 लोगों के हमारे पास अगर 100 बच्चे हों, अभी जहाँ हमारा बच्चा जा रहा है 12,000 रुपये फीस में, वहाँ उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे। क्लास में किसी भी इंसान के साथ आप बैठते हो तो उसके साथ रैपो बनने में पूरी क्लास में किसी सब्जेक्ट पे एक बच्चे पे कम से कम 15 से 20 मिनट तो टीचर को देने चाहिए। टीचर के पास 45 मिनट होती है, 35 बच्चों में से वो एक दिन में सिर्फ 3 बच्चों पे ही फोकस कर पाएगी। और रियलिटी ये है कि उस टीचर के पास 35 पैसे किसी के ऊपर टाइम देने का टाइम नहीं है। वो कहेगी जी मैं कैसे टाइम दूँ जी, आप दीजिए। तो फिर ट्यूशन आपको लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मतलब वो अलग खर्चे हैं, वो अलग है। यानी कि जो 12,000 दे रहे हैं उसमें उसे कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ एक फ़ायदा हो रहा है कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ बड़ी हो रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ भी वो बात नहीं कर पा रही, क्लास में ही बैठी रहती है सारा दिन। टेक्स्ट बुक्स तो वो पढ़ती ही नहीं है, टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ती। हाँ। वो बाकी बाहर के सारे नॉवेल्स वो सब पढ़ती है। चलो वो एक अकेली बच्ची है, वो तो अलग है, अपना एक्सेप्शनल केस। पर नॉर्मल बच्चे को तो सारा कुछ वही रगड़ना पड़ता है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100 बच्चे, ये 100 माँ बाप जैसा टीचर चाहिए वैसा टीचर तैयार कर दें। और 10,000 रुपये महीना वाले, अच्छा 12,000 रुपये खर्च कर रहे हो अभी आप, 12,000 रुपये में एक टीचर आप रख सकते हो परमानेंट, 12,000 में एक रख सकते हो, 12,000 में एक, 12,000 वाले 100 टीचर रख सकते हैं हम, समझे जी। इसी रुपए में हम 100 टीचर अपने रख सकते हैं। और हमें 100 बच्चों पे कितने टीचर चाहिए? मात्र 5 ही चाहिए वैसे तो, पर 10 भी रखने हो तो महीने का कितना खर्चा हो गया? 15,000 वाले 10 रखे तो कितना खर्चा? 1.5 लाख रुपए खर्चा। अगर हमारे पास 100 बच्चों में 10 टीचर हों तो एक टीचर पर कितने बच्चे आए? 10। एक टीचर के हिस्से में 10 बच्चे। और टीचर को बोलते तूने सुबह से शाम तक हिलना नहीं है, यहाँ बैठ जा पेड़ के पास, जिस बच्चे का जब जी करेगा मैथ्स भी सीखने आएगा, तू यहाँ बैठ जा, साइंस वाले जब जी करेगा साइंस सीखने आएगा। बच्चे को कह देंगे तुझे दिन में साइंस भी सीखनी है, मैथ भी सीखना है, सीख ले जब तेरा जी करे तब। उसे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे करना है, कब करना है उसकी मर्जी। आप देखना एक एक बच्चे को जब जी चाहे वो जब सीख सकता है। सिर्फ 100 टीचर भी अपना जोर लगा ले तो अपना सिस्टम बना ले तो। लेकिन हमको क्या आदत है कि मास्टर जी के भरोसे छोड़ दिया है, मास्टर किराए पे रख लिया, तुम कराओ जी बस। अब इसी तरह से 100 लोग हैं आपस में, झगड़ा हो गया हमारा, 2 रास्ते हैं। पुलिस वालों की गालियां खा के समझौता करना है, कोर्ट के धक्के खा के समझौता करना है, या इन 100 लोगों के भाईचारे के दबाव में समझौता करना है। तय कर लो यार। पुलिस वालों की गालियां खा के कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने से तो बैठ रहा है बाबा जी की मान लो, 2 जूते यही मार लेंगे,
उसमें ज़्यादा फायदा है ना, वो गालियाँ भी देंगे, पैसे भी खाएंगे, कोर्ट में ही पैसे लगेंगे, टाइम भी खराब। तो अपना सिस्टम बनाना आसान, मतलब ज़्यादा फायदे का सौदा है ना। इनके सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होना घाटे का सौदा है। और 1 लाख लोग जिस दिन समझे हुए, भीड़ तो आज इकट्ठी कर दूं 1 लाख लोगों की मैं, भीड़ नहीं चाहिए, बुलाया हुआ एक भी आदमी नहीं चाहिए, खुद से आया हुआ। इसीलिए हम कभी कॉल नहीं करते, इसलिए हम अपना नंबर देते हैं कि आप कॉल करो। हम तो घर से निकल गए, अब इससे ज़्यादा अपना अहंकार क्या तोड़ेंगे। अब तुम तोड़ लो अपना अहंकार, तो आ जाओ, एक बार आके बात कर लो, जो भीतर में डाउट है वो पूरे क्लियर कर लो। डाउट क्लियर ना कर पाए हम, तो हमारी मजबूरी, आप कुछ नहीं कर सकते तो आपकी मजबूरी, इसमें गलती किसी की नहीं है। तो यदि आपको ये आइडिया ठीक लगता है तो हम लोग इस टीम को बढ़ा रहे हैं। तो खबर करनी है बस, आपके जिम्मे 2 ही काम है। जो आ सकते हैं 14, 15, 16 को जुलाना पहुंचेंगे, और जो नहीं आ सकते हैं वो और लोगों को बता देंगे कि भाई 14, 15, 16 को चल रहा है, जो जाना चाहे जा सकता है। जींद जिले के जुलाना में महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है, वहाँ, ठीक है जी। वहाँ हमारा 3 दिन का ओरिएंटेशन है। हम करना क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, किस तरह का सिस्टम मौजूदा चल रहा है, इस षड्यंत्र को करने वाला कौन है, किस तरीके से कर रहा है, और फिर कैसे इसको एक बार पता चल जाए कारण, फिर कैसे इससे मुक्ति पानी है, उस पर फिर अगले स्टेप, जो अगले स्टेप के लिए तैयार होते जाएंगे, फिर उनसे अगले स्टेप के लिए बात करते जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा कोई मकसद था नहीं आज की मीटिंग का, यही था। तो आप फिर भी इतनी सारी तादाद में आप आए हैं। आपसे मिलना ही मकसद होता है। उसी से ही बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, मिलने के बाद, अगर मिलने से इतनी, देखो वाकई में बहुत इतने गजब के लोग अपनी मीटिंग्स में आते हैं। देखो मैं आपको ना कुछ खास बात बताता हूँ। हमारी 59 ट्रेनिंग हो गई है 3 दिन की, लगभग 20 ट्रेनिंग हुई है हमारी 7 दिन की, 7 दिन की, जिसमें एजुकेशन की, टीम 500, टीम 1000, वर्धा वाली, और टीम 200, ऐसे बहुत सारी। और ऐसा करके, और एक दिन की तो बहुत सारी। पर इन 80 ट्रेनिंग्स में आज तक सबसे पहली चीज़, मतलब हम आपको बिल्कुल नहीं जानते, हम किसी से तो आज तक हमने कोई जात नहीं पूछी किसी की। आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हो, कहाँ से हो, गांव से हो, शहर से हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, क्या हो, हमें नहीं पता। आप इंसान हो, हमारी एक ही जात है बस, आदम जात। आप आदमी हो, बहुत है। आप किसी और के लिए करना चाहते हो, बहुत है, बस ये लोग। शादी होती है आपके घर में, हमारे घर में फंक्शन होता है, तो हम किसको बुलाते हैं? रिश्तेदारों को, जानकारों को। अगर 2-4 दिन की शादी हो, माहौल हो, तो किसी का पर्स गुम होता है, किसी के पैसे गुम होते हैं, किसी की घड़ी गुम होती है, किसी का अंगूठी गुम होती है। मतलब हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में तो चोर आ जाते हैं। पर 59 ट्रेनिंग में आज तक एक आदमी की मोबाइल की लीड भी गुम नहीं हुई। मतलब गुरुद्वारा साहब की तरह इतनी पवित्र जगह की तरह, मतलब जैसे वहाँ पे लोग दे के आते हैं ना, ऐसे। और 1 रुपया जेब में नहीं होता, 1 रुपया। अभी भी ट्रेनिंग कर दी ऑर्गेनाइज, पैसे नहीं। वो कह रहा है वहाँ वाला, पैसे भाई सब करा दो। पैसे होते तो तेरे को थोड़ी बोलता मैं। तो बोला फिर, अरे मगर ट्रेनिंग में जो लोग आएंगे उनसे इकट्ठे करके दे देंगे। बोले तब तक मांग ले किसी आड़ती से यार। उसी को बोल दिया मैंने, उसी ने मांग के लगाए। और मतलब तालकटोरा स्टेडियम 1 रुपया नहीं है, अनाउंस कर दिया। हमारा साथी है विकास दिल्ली वाला, मैंने कहा 2.5 लाख रुपए उधार चाहिए भाई, 2.65 का उधार वो होना था। बोला दे देंगे भाई साहब, कोई बात नहीं, कब दोगे वापस? मैंने कहा वापसी की डेट नहीं पता।
हमने वो ये वाली किताब थी, इसकी प्री बुकिंग चालू कर दी। प्री बुकिंग में हमारे पास पैसे आ गए लगभग 5 लाख रुपए। हमारा खर्चा मतलब कि गर्दन ना दबाई इतना पूरा हो गया कि भाई बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें निपट गई। तो हमने देखा कि किसी का आज तक कुछ भी गुम नहीं हुआ। मेरी पत्नी जाती है जब ट्रेनिंग में, मैं बेटे को लेके जाता हूँ, मेरी बहनें जाती हैं। जब हम घर में बैठ के बात करते हैं फैमिली में, तो बोलते हैं एक ये ट्रेनिंग ऐसी मिलती है। मतलब मैं जब रिसर्च पर्पज़ से था तो ये सारे के सारे सो कॉल्ड बाबाओं के सत्संग में जाया करता था। वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ लड़के लड़कियाँ आपस में मैसेज करके वो वहाँ डेटिंग के लिए भी जाते हैं। मतलब वहाँ घर से पीछा छुड़ाने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ अलग ही कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। तो मतलब हमारी महिलाएं बोलती हैं, वो बोलती हैं कि क्या काम रही। अच्छा ये अनिल है अपना, ये पहले बैंकिंग में काम करता था, फिर इसको रुपए का मसला समझ आ गया, फिर इसने नौकरी छोड़ दी। नाम मेरा है। रुपया ही समझ आ जाए ना तो 99% प्रॉब्लम समस्या ही खत्म हो जाएगी, समस्या ही खत्म हो जाती है। तो ये ट्रेनिंग फॉर्मेट मतलब पहले 3 दिन का है ट्रेनिंग, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इज 7 डेज वाला। जिनको 3 समझ आ जाती है उसके बाद से कुछ लोग तो 3 के बाद हैंग हो जाते हैं। कुछ लोगों को बोलता हूँ क्या होगा यार, वो वहाँ गया था ट्रेनिंग में, वहाँ से आने के बाद बहकी बातें करने लग गया। क्योंकि मतलब ओवरवेल्म हो जाता है बंदा, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, आदत नहीं होती है। और सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ कनेक्टेड है, सारी उसके परिवार के साथ जुड़ी है, वो देख रहा है चारों तरफ से, तो उसे लगता है कि क्या हो रहा है। मतलब आप इतने ओवर सेंसिटिव हो जाते हो कि आपको हर चीज़ दिखाई देने लग जाती है। तो फिर आप मतलब वो जो पास से तार गुजर रही है उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल रही है वो फील होती है बॉडी में। तो आसपास वालों को लगता है यार ये पागल हो गया है। तो जो जिसको पता नहीं है, नशे में है, उसके लिए इग्नोरेंस जो है वो ब्लिस है। हम लोगों के लिए वो सजा है, अवेयरनेस। बाद में जब उसमें करने गुरबाणी जी ने गल लिखी है, हाँ जिन्हों कुछ जानिया नहीं इन सुख रहन ब्याए, हाँ, हम मुझे पूछा पूछना पूरी परी बुलाए, वही कि जिसको पता चल जाए वो तो बुला पड़ गई उसे। बस बला पड़ गई। तो वो बला पड़ी हुई है, समझ आ गया है। वरना वो जो गुरु नानक जी ने जो गुरबाणी लिखी है, अब उसमें कितने उन कबीर जी की है गुरबाणी में, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उसमें गुरबाणी में जो लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, वो कितने संतों की बाणी है? 35 संतों की बाणी है। और 35 के 35 उसमें वो संत होंगे जो या तो 24 घंटे भक्ति में लीन है या 24 घंटे जनता में है। वरना गुरु नानक साहब को इतना दुनिया घूमने की ज़रूरत क्या थी? हैं वही गुरु गोविंद साहब को, अपने गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी पूरे फैमिली को मतलब पता होते हुए कुर्बान करने की ज़रूरत क्या थी? जैसे अभी मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी तो अलग कहानी है, हम तो अदने से इंसान हैं। मैं अगर आज पोजीशन बताऊं, मैं जिस पोजीशन पे हूं या था जब चला, अपना एक कोचिंग सेंटर खोलो, पहाड़ में खोलो, शिमला में, ठीक है? मतलब बेवकूफ़ माँ बाप की कोई कमी नहीं है जो अपने बच्चों के लिए साल का 5-6 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं। आते थे मेरे पास 5 लाख रुपए 2 महीने का दे के जाते थे। मैं उनको बेवकूफ़ नहीं कहता, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि 2 महीने इसके पास छोड़ दो, बच्चा तैयार हो जाएगा। वो तैयार केस के लिए वो ये नहीं सोच पाए
कि वापस तो उसी सोसाइटी में जा रहा है। मेरे पास आकर के पढ़ाई के लिए तो तैयार हो गया, जीवन तो उसे उसी सोसाइटी में जीना है। भाई पहाड़ पे रहो, 100 बच्चों को साल में पढ़ाओ, बच्चे से 1 से 5 लाख लो, 5 करोड़ रुपए आदमी का खर्चा होता नहीं। पूरे देश में ब्रांच 63 ब्रांच थी मेरी, फ्रेंचाइजी मॉडल, सारी अपना कमाएंगे, इंसेंटिव आता रहेगा, बाहर बैठे टाट से करो। अब षड्यंत्र का पता चल गया, ना मेरे घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होएगी, मैं अपना सारा इकोसिस्टम भी तैयार कर सकता हूँ, मेरे बच्चे भी बचे रहेंगे। अगली जनरेशन को क्या दूंगा? मतलब मैं अपने लिए तो इस जीवन को तो बहुत सुखमय जी सकता था, तो फिर सब कुछ छोड़ के सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? आपको फर्स्ट टाइम कैसे शुरू हुआ, माइंड में आया कभी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम होता ही नहीं कभी। ये जो आग है ना, ये पता नहीं कहीं पुराने जन्मों का या परिवार के संस्कारों का। हर लकड़ी में आ गए। हाँ हाँ हाँ, ये हर लकड़ी में आ गए। वो पड़ी है अंदर ना सबके अपने। अभी जो मैं लिख रहा था, वो डायरी कहाँ है मेरी? अभी मैं लिख रहा था कि लोगों ने, अभी मैं फेमिनिज्म पे लिख रहा था सुबह ही, तो फिर बीच में टाइम देखा मैंने, उस तरह की भाग लिया, फिर बीच में छोड़ गए। वी सी द वर्ड कम व्हेन द कंफ्यूज विद बायोलॉजी विद दिस सिस्टम। जैसे हर आदमी में एक औरत है और हर औरत में एक आदमी है ना? जो अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसको देख रहा था कि लोगों ने जो इन अंग्रेज़ों ने जो हमारी एजुकेशन सिस्टम और जो हमारे को शब्दावली दी ना, उसमें फंसा दिया। मतलब जो औरत की असली स्ट्रेंथ है, जो फेमिनिन एनर्जी की जो असली स्ट्रेंथ है, उसमें मतलब उससे दूर कहीं भेज दिया और औरत को अलग डिफाइन कर दिया, आदमी को अलग डिफाइन कर दिया। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है। देवी का दर्जा स्त्री को इसलिए दिया, वो स्त्री वो नहीं, स्त्री नहीं है, ये औरत वाली स्त्री नहीं है, वो हमारे अंदर बैठी जो स्त्री है वो भी। और LGBTQ वालों ने इसको गे लेस्बियन वाली कैटेगरी में यूज़ कर लिया कि जो आदमी में औरत बैठी है और जो औरत में आदमी बैठा है। LGBTQ वाले अलग यूज़ कर गए, अंग्रेज अलग यूज़ कर गए, पंडे अलग तरह से यूज़ कर गए, एक्सप्लेन करने वाले गलत बता गए। जिस दिन अपने बच्चों को पूरा ज्ञान दे देंगे, समझ आ जाएगा, उस दिन उसे जीवन का मतलब समझ आएगा कि बॉडी मिलने का मतलब क्या है। तो वो जो आप कह रहे थे पहली बार वाला बात है, तो वो पड़ी है और वो निकलती कब है? उसके निकलने का एक ही रास्ता है, एक्सट्रीम पेन। अनटिल एंड अनलेस यू गो थ्रू द पेन, जब तक आप किसी दर्द से नहीं गुजरोगे, बहुत गहरे दर्द से, तब तक आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। औरत इस पेन से गुजरती है जब वो बच्चा जन्म देती है, आदमी नहीं गुजर पाता इससे कभी। औरत अपने जीवन में एक बार कम से कम गुजर लेती है कुदरती तरीके से बच्चे को जन्म देके, एक्सट्रीम पेन से, जो बिल्कुल मरने जैसे कगार पे होता है। इसलिए उसको वो सृजन भी कर देती है, प्रकृति के उस सर्कल में यूज भी, अपना योगदान भी देती है। आदमी नहीं दे पाता योगदान, आदमी सारा करप्शन कर रहा है। मतलब पेड़ भी काट रहा है, पहाड़ भी काट रहा है, सड़कें बना करके सब कुछ बर्बाद, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। और तो फिर भी कम योगदान दे रही है। अब आजकल टेक्नोलॉजी में आने वाली IT वाली औरतें लग गई है नुकसान करने। उनको पता ही नहीं है सर, हाँ, मतलब उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम नहीं है। हाँ हाँ, उनको क्या, किसी को भी नहीं पता, मैक्सिमम को नहीं पता। कि अब मालूम नहीं है। हमारे को एजुकेशन पे तो बात ही नहीं होती। आप छाँव में आ जाइए। छाँव में आइए ना, धूप। कोई परिचय, हम जी फार्मर लोग हैं। अरे की है तो आ जाओ थोड़ा करके। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जी, धूप अच्छी लग रही है। अच्छा है, चलो। ये जो हम लोग खेती करते थे ना, जो बाबा नानक ने हमको जो किरत का जो संदेश दिया ना,
और हाथ से कीरत का संदेश अब समझ में आता है कि जब आप पेड़ को ऐसे पकड़ते हो ना अपने हाथ से तो डिटॉक्स होते हो। मतलब मैं जब रिसर्च कर रहा था तो उसमें मेरे सामने एक कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी पेड़ को जब कुछ भी टच करता है, कुछ भी, पशु पक्षी आदमी इंसान जैसे ही ऐसे टच करता है तो असल में पहले तो टचिंग ही गलत कॉन्सेप्ट है, टच हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो एटम से बनी है। एटम का न्यूक्लियस बहुत सॉलिड है और उसके बाहर बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है। तो जो दो एटम ये खाली पड़े स्पेस हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, उस रिपल्शन को हम लोग टचिंग बोल रहे हैं। ये रिपल्शन की जो फीलिंग है इसको टच बोल रहे हैं। तो जब हम ये रिपल्शन यहाँ आती है तो पेड़ जो है वो कुछ केमिकल्स एक्सक्रीट करता है अपने आप। हर पेड़ वो डर जाता है कि मुझे खतरा है, और वो जो स्प्रे होता है ਉਹ ਛੂਈ ਮੂਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो तो साफ दिखती है, ये तो साफ दिख जा, छुई मुई तो साफ दिख जाती है। ये आम का पेड़ है ना, जब आप इसको ऐसे टच करोगे, हक करोगे, तो ये ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जो दिखते नहीं है। वो केमिकल हवा में स्प्रे करेगा, ऐसे स्प्रे करता है पेड़ ना, कोई भी पेड़ है, छोटा पेड़ है, जैसे हम गेहूँ काटते हैं हाथ से पकड़ के, गेहूँ काटा हमने, तो जैसे ही हमने ऐसे पकड़ा और हमने पकड़ते ही वो गेहूँ के सारे जितने भी वो प्लांट है वो सारे के सारे हवा में एंटी टॉक्सिन स्प्रे करेंगे। मतलब उनको लगता है कि मेरे ऊपर खतरा है, तो वो जो भी आदमी इसको टच कर रहा है वो उसके हाथ में के थ्रू बॉडी में आ जाएंगे। यानी वो बॉडी को डिटॉक्स करने का फार्मूला है। इसलिए नहीं कि हमारे बुजुर्गों को मशीनें बनानी आती नहीं थी, इसलिए नहीं कि वो मतलब गरीब थे और इसलिए ट्रैक्टर नहीं लाए थे। उनको पता था कि ट्रैक्टर ज़मीन पे चलेगा तो केंचुए मरेगा, वो जीव जंतु मरेंगे, कोई अंडा पड़ा होगा वो मरेगा, कोई और, वो ज़मीन हार्ड हो जाएगी, हार्ड ज़मीन में पोर्स ख़त्म हो जाएंगे। और उनको पता था कि आदमी और जानवर के पैर चलेंगे, गाय के बैल के पैर चलेंगे तो वो भूमि को फोकी रखेंगे। तो वो साइंटिफिक रीज़न थे। तो वो जब मैं देखा कि पेड़ को टच करना, अगर टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है तो हम सब लोग कभी ना कभी पेड़ों के आसपास रहे ही हैं। हम सारे के सारे फल अपने पेड़ से ही तोड़ के खाते थे, तो हम कुदरती डिटॉक्स होते रहते थे। फिर हमें पता चलता है कि जो शाम को 5 बजे के बाद ड्यूटी लगती है ना, झिंगुर की और चिड़िया की और जो आसपास के पक्षियों की, ची 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 ची, जब अगर साउंड की साइमेटिक सुनोगे ना, कभी रिसर्च करेंगे, नए बच्चों को रिसर्च करने सिखाएंगे हम, जब मैं एक बार थोड़ा फारिग हो जाऊंगा इस दौड़ भाग से और लोग दौड़ भाग वाली जिम्मेदारी ले लेंगे, तो मैं इन सब के बच्चों को सिखाऊंगा कि देखो साउंड का क्या असर होता है। पक्षी की जो चींची है वो पूरे दिन की टेंशन को काम करती है, हमारे दिमाग को। ये हमारे बुज़ुर्गों को पता था, इसलिए हर घर में एक फल वाला पेड़ था। और कभी भी तोते के खाए हुए फल को मीठा कहते थे कि ये अच्छा है, जिसको तोते ने खा लिया समझो ये बेस्ट है, सेलेक्टेड फल है वो। मतलब इतना अल्टीमेट साइंस में चलते थे हम लोग, और हमको मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। अब मैं देख रहा हूँ, हिमाचल में जाता हूँ, हिमाचल वालों की सेब पैदा नहीं होने दे रहे, वहाँ वाले इधर वालों का अमरूद खा रहे हैं, और यहाँ वाले हिमाचल का स्टोर किया हुआ पिछले साल का सेब खा रहे हैं। जबकि हिमाचल को जो आयरन सेब से मिलना है, ग्राउंड वालों को वही आयरन अमरूद से मिलना है। तो ग्राउंड वाले सेब खाने वाले मूर्ख हैं और पहाड़ वाले अमरूद खाने वाले मूर्ख हैं। हर एक वो जो चीज़ देनी है वो देनी है। कुदरत ने सब कुछ गजब दिया हुआ है, किसी का हरासमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इतना अल्टीमेट सिस्टम है। एक बार समझे तो सही। तो इसी समझ के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज गला बैठा हुआ इसलिए नहीं डिटेल में जाएंगे, पर इकट्ठे बैठने का जो ऊर्जा का जो लेवल बढ़ता है, इसलिए बार बार इकट्ठे करते हैं हम लोग। तो आप सब लोग जो भी आ सकते हैं, जो भी इसमें प्लान कर सकते हैं, आप आइएगा। और बहुत बड़ी मुहिम है ये, बहुत बड़ी मुहिम। आने वाले टाइम में हम लोग मोर्चे से जुड़ने से पहले टेस्ट लिया करेंगे, क्योंकि बहुत मैंने देखा है, जो मैं कह रहा था ना कि अवेयरनेस आती है एक्सट्रीम पेन से। के में यार क्या होंगे
अभी जुड़ने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं कह रहा था कि अवेयरनेस जो आ रही है वो एक्सट्रीम पेन से आ रही है, और आज सोसाइटी में एक्सट्रीम पेन है। परिवार सारे टूटे पड़े हैं बिल्कुल, मतलब माँ बाप की बच्चों के साथ ऐसे बजी पड़ी है, ठीक है ना, बच्चों की आपस में बजी पड़ी है, रोज़गार के नाम पे, नशे के नाम पे, पति पत्नी का आपस में, मतलब इतना 36 का आंकड़ा चल रहा है सब जगह चारों तरफ। कोर्ट में जाओगे मुकदमे 95% 99% या तो पति पत्नी के या भाई भाई के ब्लड रिलेशन में। आप लोगों के पास भी शिकायतें आती हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी और मैट्रिमोनियल, सिर्फ ये दो ही हैं। तो ये जो पूरी फैमिली का ढांचा टूट रहा है, ये हमको एक्सट्रीम पेन में ला रहा है। यहाँ से अब हमारी राइजिंग स्टार्ट होगी। इस अपराइजिंग के समय हम गलत आदमी के हत्थे चढ़ गए, वो किधर भी ले जाएंगे, वो सामान बेचने में लगा देंगे। नॉलेज इज पावर, समझ होना चाहिए आपको बस। दे दें आपका गला थोड़ा सा लॉन्ग है ना, हो जाए तो पता ठीक रहेगा। है मेरे पास सारा कुछ, और लेकिन अभी बोलना है ना, तो बस मेन तो पर्पस था कि आप जो नए लोग आना चाहते हैं उनसे मुलाकात हो जाए। दूसरा था 14, 15, 16 के लिए न्योता हो जाए। तीसरा था कि इस फैमिली को मतलब और लोगों का सपोर्ट मिले तो हम लोगों को भी पता चलता रहे भाई चलो कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो आज के दिन की दिहाड़ी पूरी हो जाए। जिस दिन कुछ नहीं करते हैं उस दिन लगता है कि हराम का खा रहे हैं। जब किसी को नहीं जगाते ना, वो मेरी वाइफ बोलती होती है, हम 2-4 दिन कहती है एक दिन किसी से इस मुद्दे पे बात ना करे, उस दिन शाम को ऐसा मुंह हो जाएगा इसका, ठीक है ना। फिर इसको कहना ही पड़ता है, जा कहीं जाया गली में जाके बोलिया थोड़ी देर, किसी को समझाए। अच्छा मैं ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं ना आपकी जब देते हो बड़ी अच्छी आपका सुनती हूँ, वही देख के आई हूँ, आपका देखती रहती हूँ। आप जब इतनी अच्छी बातें बताते हैं ना, फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि ये जो लोग कहीं नहीं चाहते कि सोसाइटी जागृत हो, है ना, कहीं वो ना आपको कुछ कर दे। मेरे को तो यही फिक्र ही पड़ जाता है, हम जैसे कई लोगों को पड़ जाता है होगा। किसी को नहीं पड़ता, सिर्फ कोई ऐसे ना कर दे कि ये बंदा अवेयर कर रहा है, सेल्फलेस होके कर रहा है, कि खत्म करते हैं ना देखो, लोगों को ऐसे। सिर्फ उसका क्या बचत रहती है, मेरे को तो ये बताओ कैसे बचोगे। मैं बताता हूँ, आने वाले 20, 15, 20 साल 30 साल आप चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, देखो मेरी ज़रूरत केवल निकम्मे लोगों को है, ठीक है ना। काम करने वाले लोगों को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और निकम्मे लोगों के लिए मैं क्यों टेंशन लूँ फिर, क्योंकि जो कर रहे हैं उनको तो पता है कि काम ऐसे होगा। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये समाज को जागृत करना मेरा ही काम है, वो मरवाएंगे मुझे। अगर जागृत करने वाले 1000 लोग हो जाएं, 1 लाख लोग हो जाएं, फिर मेरे मरने ना मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना। मैं अकेला ही रहूँगा तभी तो मरने का खतरा है समाज को, तभी तो डर है ना, तभी तो समाज को नुकसान है। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे मरते ही 1000 पैदा हो रहे हैं, तो नुकसान थोड़ी है समाज को, मेरे मरने से फायदा है। वरना सोचो आप, भगत सिंह कह रहा है कि भाई मेरे मरने से अगर अगली पीढ़ी में क्रांति आती है, वो लोग गुस्से से भर जाते हैं, वो लोग अपने घरों से निकल लेते हैं, वो लोग आज़ाद हो सकते हैं अगर मेरे मरने से, तो मरना घाटे का सौदा नहीं है। मतलब अगली पीढ़ी के लिए मरना भी घाटे का सौदा नहीं है अगर वो आज़ाद होते हो तो। और हम लोग अपनी पीढ़ी के लिए कर रहे, मतलब ये तो हमारे नकारेपन की हद हो गई ना। वरना तो वैसे ही कोरोना का टीके लगे मार देंगे। नहीं, कोरोना टीके छोड़ जा, जिनको टीके नहीं लगे उन्हें मरना है। उनको भी मार देंगे। मरने की तो गारंटी लेके आए अपन, मरने की तो गारंटी लेके आए हैं। वो जब वो कहते हैं ना भाई मरना ही है तो कुछ करके जो पैदा हुआ है ना वो तो मरेगा। वो जब वो भगवान कृष्ण जब कहते हैं ना कि देखो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु का ही है, वो अपनी मर्जी से मर सकता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा एक दिन उसे।
तो अगर हम इच्छा मृत्यु का भी लेके आए होंगे तो भी मरना तो है ही एक दिन, बल्कि जितना जल्दी मरेंगे उतना फायदा है, क्योंकि जितना लेट मरेंगे, अब अभी तक तो कोई चोरी का आरोप नहीं, किसी औरत ने आरोप लगाया नहीं कि छेड़ता है, देखता है, गलत आरोप लगा रहा है, किसी का एक्सटॉर्शन का आरोप नहीं, किसी से पैसे खाने का आरोप नहीं, अभी तक कोई आरोप नहीं, बिल्कुल एकदम शुद्ध मरेंगे अभी इस वक्त तो, हैं। तो आगे आगे जैसे जैसे बनेगा सिस्टम वाले लोग हैं, कब क्या पता किसी अभी पोक्सो एक्ट है, 10 साल के लड़के से कोई एप्लीकेशन लिखवा दो, लग गया, दाग मिटाते मिटाते, सफाई देते देते सारी जवानी बीत जाएगी, और बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जांच के FIR है। महिला ने कोई आरोप लगा दिया, बिना किसी जांच के FIR है, झूठा लगा दो, सफाई देते रहो, फिर क्या। इनके पास तो पूरा मीडिया, जितना लेट मरेंगे उतना नुकसान है, मेरे को तो ये पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना चांसेस फिर कम है हमारे बदनाम होने के, इसलिए ज़्यादा लोग तैयार करने की प्रोसेस में है, और मैं अपनी सेफ्टी के लिए और लोगों को तैयार कर रहा हूँ, तो भाई है ना, मेरी सेफ्टी है। तो ठीक है जी, आप लोग आए छोटी सी कॉल पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।